सभी छात्रों का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को बहुपद पढ़ाऊंगा। तो बहुपद क्या होता है, इसके लिए आवश्यक है कि हमें चर अचर राशियां क्या होती हैं, व्यंजक क्या होता है, उसकी जानकारी हो। ठीक है, तो चर क्या होती हैं? चर राशि जैसे x, y, z, p, q आदि, ये आपकी चर राशि होती है। इनका मान क्या होता है? बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। और अचर राशियां क्या होती हैं? ये नंबर्स होती हैं, संख्याएं होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, √2, √5, इस प्रकार से ये अचर राशियां होती हैं। इनका मान कभी नहीं बदलता। ठीक है, ये हमेशा इनका मान नहीं बदलता। जब अब व्यंजक क्या होता है, थोड़ा व्यंजक के बारे में समझते हैं। जब चर और अचर राशियों को जोड़, घटाना, गुणा अथवा भाग के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखा जाता है। सम्मिलित रूप से लिखा जाता है तो व्यंजक बनता है, तो व्यंजक होता है। ठीक है, जैसे x चर है, इस चर में हमने 3 का गुणा किया तो क्या बन गया? 3x बन गया। यह आपका व्यंजक है। अब जैसा 3x धन 2, यह भी व्यंजक है। देखें, इसमें x के साथ 3 का गुणा हो रहा है, 3x का फिर 2 से हम जोड़ रहे हैं, तो ये भी आपका व्यंजक है। x² धन 2x धन 3, यह भी व्यंजक है। ठीक है, √2/x, यह भी व्यंजक है। तो यह सब क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं। अब व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। व्यंजक को ही हम क्या कहते हैं? व्यंजक को ही हम बहुपद कहते हैं। लेकिन सारे व्यंजक बहुपद नहीं होते। सारे व्यंजक बहुपद नहीं होते। तो फिर हम बहुपद किसे माने? जैसा आपका 1/x दिया है, ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो आइए हम बहुपद के बारे में समझते हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद माना जाएगा। ठीक है, तो बहुपद की 3 शर्त हैं। पहली, सीमित पद हो। व्यंजक में कैसे पद हो? सीमित पद हो। दूसरी कंडीशन ये है कि चर की घात पूर्ण संख्या हो। चर की घात कैसी हो? पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार की जो संख्या हैं, ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो चर की घात इस फॉर्म में होना चाहिए, इस रूप में हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है कि चर का जो गुणांक है, चर का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। वास्तविक संख्या हो, यानी कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सोचोगे √-2 हो, ये काल्पनिक संख्या मानी जाती है। ठीक है, अब हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कौन सा बहुपद होता है। जैसे आपका व्यंजक दिया है 3x² धन 2, 3x की घात 2 धन 2 दिया है। तो देखो, x² का गुणा कितना है? गुणा में कितना है? 3 है, यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, पद कितने हैं? 1 और 2, पद 2 हैं, हम गिन सकते हैं। और x की घात कितनी है? 2 है। 2 पूर्ण संख्या है। हाँ, बस 2 पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? एक बहुपद है।
अगर मान लो ऐसा लिखा जाए 3x की घात 2/3 धन 2, क्या यह बहुपद है? तो यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की घात 2/3 है, बटे में कभी नहीं आती है, पूर्ण अंक आना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं है। 2x की घात 2 धन 3x धन 4, ये आपका व्यंजक दिया है, क्या यह व्यंजक बहुपद है? इसको हम चेक करेंगे। देखो, x की घात 2 है, पूर्ण संख्या है, x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है, गुणांक 2 है, पद कितने हैं? 1 2 3, पद 3 है, हम गिन सकते हैं, तो ये क्या है? बहुपद है। लेकिन यदि इस पूरे को हम 1 के बटे में कर दें, जैसे 1/2x की घात 2 धन 3x धन 4, इस प्रकार से लिख दें, तो क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है। क्यों? कि इसकी जब ये पूरी राशि ऊपर जाएगी, पूरा व्यंजक ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2x की घात 2 धन 3x धन 4, और इसकी घात क्या है? यहाँ पर 1 है, तो यहाँ ऋण 1 हो जाएगी। तो घात हमेशा कैसी होना चाहिए? घात पूर्ण अंक होना चाहिए, तो ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुपद हो गया। अब बहुपद क्या होते हैं? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार से बहुपद होते हैं। जैसे मान लो 2x है, तो ये आपका बहुपद, एक पदी बहुपद है। इसमें मान लो 2x धन 3 हो गया, तो ये आपके कितने पदी व्यंजक है? द्विपदी वाला है, एक पद और दो पद, ये द्विपद है। ये कितना है? इसमें कुल कितने पद हैं? 1 2 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है? चर की घात 1 हो, चर की घात 1 होना चाहिए, तो वो बहुपद कैसा माना जाएगा? रैखिक माना जाएगा। जैसे 2x धन 3, 2x धन 3 है, तो यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। अगर हम इसको कर दें x की घात 2 धन 3, तो क्या ये रैखिक बहुपद है? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, x की घात 2 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, रैखिक बहुपद की बात पर क्या पढ़ते हैं हम? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। जैसे उदाहरण इसका क्या है द्विघात का? जैसे 3x की घात 2 धन 4, तो ये आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। ये भी है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में चर की घात कितनी होना चाहिए? 3 होना चाहिए। जैसे 7p की घात 3 धन 2p, तो क्या ये त्रिघात बहुपद है? तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? p की, चर की घात कितनी है? 3 है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी बहुपद हो गए। अब बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी वो देख लें आप। बहुपद की घात, तो चर की जब अधिकतम घात हो, जैसे मान लो आपका दिया है 3x की घात 3 धन 4x² धन 5, इस ये आपका बहुपद है, तो इस बहुपद की घात कितनी है? क्या 2 है? क्या 3 है? तो बहुपद की घात 3 मानी जाएगी, बड़ी घात को माना जाता है। तो x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 3 दी है, तो पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, बहुपद की घात 3। ठीक है, तो ये बहुपद की घात हो गई। इसके बाद शून्य बहुपद, एक होता है आपका शून्य बहुपद और एक होता है अचर बहुपद।
ठीक है। शून्य बहुपद में क्या हो जाएगा आपका, शून्य बहुपद में जैसे आपका जीरो दिया है तो जीरो ही आपका शून्य बहुपद है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो गुणित एक्स की घात जीरो। तो एक्स की घात जीरो का मतलब कितना होता है, एक होता है, तो कितना आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो ये आपका शून्य बहुपद हो गया। इस शून्य बहुपद को हम अचर बहुपद भी बोल सकते हैं। शून्य बहुपद अचर बहुपद भी कह सकते हैं। क्यों कि जीरो क्या है, आपका अचर है, ठीक है, कांस्टेंट है, अचर राशि है। अब अचर बहुपद की परिभाषा पढ़ें अपन। अचर बहुपद क्या होता है, जैसे आपका दो दिया है, दो, तो क्या दो अचर बहुपद है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, दो इंटू एक्स की घात जीरो बराबर कितना, एक्स की घात जीरो का मतलब एक बराबर दो, तो आपका दो भी अचर बहुपद है। इसी तरीके से आपका सात हो जाएगा, अंडर रूट पाँच हो जाएगा, ये सब क्या है, हाँ ऋण सात हो जाएगा, ये सब क्या है, अचर बहुपद हैं ये, ठीक है, ये सब क्या है, अचर बहुपद हैं। तो शून्य बहुपद और अचर बहुपद दोनों की घात क्या होती है, दोनों दोनों बहुपदों की घात क्या होती है, जीरो होती है, ये ध्यान रखें। शून्य और अचर बहुपद की घात शून्य होती है। तो शून्य बहुपद को हम अचर बहुपद बोल सकते हैं, लेकिन अचर बहुपद को शून्य बहुपद नहीं कह सकते, ठीक। तो ये आपके शून्य बहुपद और अचर बहुपद हो गए। अब इसमें हम एक चीज और पढ़ लेते हैं। देखिए, एक रेखा है और एक इस प्रकार से रेखा है, ठीक है, ये आपकी फर्श वाली समतल रेखा हो गई और ये खड़ी रेखा हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रेखा है इसको बोलते हैं हम एस अक्ष बोलते हैं, ठीक। और जो खड़ी रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। इधर मान लो इस तरीके से आपकी क्या है, अंक लिखे हैं एक दो तीन चार, तो इस साइड इस एक्स वाली रेखा का मान कितना होता है, पॉजिटिव होता है इधर, इधर साइड, और इधर साइड क्या होता है, इसका नेगेटिव होता है, ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, ठीक है। ऊपर की साइड क्या होता है, बाई का मान पॉजिटिव होता है, एक दो तीन चार, और नीचे की साइड बाई का मान नेगेटिव होता है, बाई डैश ऋण तीन, इस प्रकार से, ठीक है, ये एक्स डैश हो जाएगा। तो आपकी ये वाली रेखा एक्स अक्ष हो गई, ये वाली वाई अक्ष हो गई। इधर की साइड एक्स का मान पॉजिटिव होता है, इधर की साइड एक्स का मान नेगेटिव होता है। ऊपर की ओर वाई का मान पॉजिटिव और नीचे की ओर वाई का मान ऋण में होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। शून्य क्या होता है, ठीक है। तो चर की घात जितनी होती है बहुपद में उतना ही उसका शून्यक होता है, ठीक है। जैसे मान लो दो एक्स धन पाँच दिया है, ये आपका क्या है, बहुपद है। इसमें एक्स की घात कितनी है, एक है, तो इसका शून्यक कितना होगा, इसका शून्यक एक होगा, इसका शून्यक एक होगा, ठीक है। तो कैसे हम शून्यक निकालते कैसे हैं उसको समझना है। शून्य का मतलब ये है कि इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे, जो शून्य कर दे, ऐसा मान जो इस बहुपद पूरे बहुपद को शून्य कर दे। तो धन 2x धन प्लस 5 बराबर जीरो। अब देखें, 2x प्लस 5 बराबर जीरो है, तो 2x ये 5 वहाँ पहुँच जाएंगे तो माइनस के, x बराबर क्या हो जाएगा, -5, और दो नीचे आ जाएंगे भाग में, तो -5/2, ये x का मान हो गया, ये आपका शून्य है। अब हम इसे चेक कर लो कि सही है कि गलत है, तो इसमें x की जगह वापस रख दो, 2x का मान कितना है, गुणा में ऋण 5/2 धन 5, तो देखो
कट जाएगा, 2 से 2 कट गए, क्या बचा ऋण 5 धन 5, तो जी कट गए, कितना आ गया 5 में से 5 गए 0, यानी कि इस बहुपद को शून्य कर दिया। ठीक है, तो जी आपकी शून्यक हो गए। शून्यक का मतलब क्या होता है, जो बहुपद को शून्य कर दे, एक्स का या चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को शून्य कर दे वो शून्यक होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका एक्स की घात 2 ऋण 4 दिया है, अब एक्स की घात 2 के इसमें कितनी है 2 है, तो इसके शून्य कितने होंगे 2 होंगे, एक्स के 2 मान होंगे। तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 में रखो। अब देखो एक्स की घात 2 माइनस 4 इधर प्लस के 4 हो गए, एक्स बराबर अंडर रूट 4 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करना है तो वापस इसमें मान रखोगे। ठीक, तो एक्स का मान पहले 2 रखो, 2 की घात 2 ऋण 4, 2 दूनी 4 ऋण 4 बराबर 0 आ गया। अब ऋण 2 रख लो इसमें ही, ऋण 2 की घात 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा होगा 2 बार, तो धन के 4 आएंगे, फिर ऋण 4, तो कितना आ गया 4 में 4 गया 0। तो यहाँ चर की घात 2 थी, एक्स की घात 2 थी, तो इसके 2 शून्य का है, एक 2 एक ऋण 2। ठीक है, तो शून्य का मतलब क्या, जो बहुपद को शून्य कर दे, ये शून्य होगा। ठीक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी, और जब इस बहुपद के बराबर में यदि हम 0 कर दें तो फिर ये समीकरण बन जाता है, द्विघात समीकरण हो जाएगा। कोई भी बहुपद के बराबर में 0 करते हैं तो वो समीकरण हो जाता है। ठीक, तो इसका व्यापक रूप, अब इसका क्या होता है, अब एक्स की घात कितनी है 2 है, तो इसके 2 शून्यक है, हमने मान लिए, माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं, हमने ऐसा मान लिया कि 2 शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो सूत्र क्या होता है महत्वपूर्ण, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। एक तो सूत्र ये होता है, अर्थात शून्यकों का योग बराबर क्या हुआ माइनस बी बटे ए। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। ठीक है, सी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का गुणा हो रहा है, बराबर सी बटे ए। अब ए बी और सी क्या है वो देख लें, जहाँ ए बराबर है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बराबर है इस एक्स का गुणांक, सी क्या है अचर राशि है, सी अचर है। ठीक है, अब चेक कर लो, जैसे मान लो 2x की घात 2 धन 3x धन 1, ये आपका द्विघात व्यंजक है। अब इसके हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योग पता करना है कितना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, इस पूरे के गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना लिखा है 2, इस 2 का इस 1 से गुणा करेंगे, इधर 1 भी हो सकता है और सवाल में 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर के जितना दिया रहेगा उसका हम इस आखिरी पद से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 2 एकम 2। ठीक है, और इधर कितना दिया है 3 दिया है, धन के 3 दिया है, एक्स का गुणांक कितना है 3 है। अब हमें क्या करना है, इस 2 की ऐसे गुणनखंड करना है कि कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर 3 आना चाहिए। तो गुणनखंड करो, 2 एकम 2, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो 2x की घात 2 धन 3x को अब लिखना है इसी प्रकार से, 2x धन x
फिर धन 1। इसको बीच वाले को हमने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, तो अब कॉमन ले लो। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लो। इधर 2x है, यहाँ 2x, यहाँ 2 है, तो 2x कॉमन आ गए। तो अंदर क्या बचा, x अकेला बचा, 2x बाहर आ गए तो 1 बचा। धन इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 1 कॉमन ले लो, तो x धन 1। ठीक है, अब देखें, अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से जे वाला कॉमन आ रहा है, जे और जे। तो x धन 1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, 2x बचा, और इसमें से जे बाहर आ गए तो जे अकेला बचा, धन का 1। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, इस वाले को 0 के बराबर, सबको 0 के बराबर में रखना था। ठीक है, तो x धन 1 बराबर 0 या 2x धन 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और इधर कितना आ जाएगा, 2x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/2। तो आपके दो शून्य का आ गए, एक इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ये दो शून्य का आ गए। ठीक है, तो x की घात 2 थी, तो कितने शून्य का है, 2 शून्य का है। यह प्रारंभिक जानकारी थी। अब हम प्रश्नावली 2.1 और 2.2 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।